अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, सी पैक है क्या? सी पैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके फ़वाइद आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब सारी बातें हैं, इनके सवालात हम जानेंगे। हमारे साथ गुडविल एम्बेसडर फॉर सी पैक जनाब आमिर अली साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अच्छा सर, सी पैक पे तो हमने बात करनी है आपसे, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाहौर पैदा हुआ था और लाहौर से ही मेरा ताल्लुक है। हाँ, तो सर लाहौर में किस जगह से आपका ताल्लुक था? आपका बचपन कैसा था? मेरा ताल्लुक जी कृष्ण नगर लाहौर की एक पुरानी आबादी। वी आर माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम अमृतसर। मेरे फोर फादर्स वहाँ से लाहौर माइग्रेट कर गए थे आफ्टर पार्टीशन, एंड आफ्टर दैट हम लोग वहीं पे पले बड़े और वहीं से ही हमारी स्कूलिंग है। ज़बरदस्त। तो सर लाहौरी बच्चे थे और अंदरून शहर के मैं कह सकती हूँ, तो सर शरारती बच्चे भी थे? मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ज़्यादा शरारती था। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरू से ही जैसे एक बड़ा सीरियस सा एटीट्यूड था मेरा। बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था, रिस्पॉन्सिबल था, बहुत रिस्पॉन्सिबल था, ये बात है। स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता था। जैसे लाहौर में सब बच्चे डिफरेंट स्ट्रीट गेम्स, एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट गेम्स, अच्छा, तो उसमें पार्टिसिपेशन होती थी और बाय नेचर थोड़ा खामोश था। हाँ, ज़बरदस्त। सर क्या प्लानिंग कर रखी थी? आप क्या बनना चाहते थे या पेरेंट्स क्या बनाना चाहते थे आपको? I belong to a business family. We all peoples like we wanted to be in the business, और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था कि नहीं पर्सनल बिजनेस करना है। जैसे एक सदियों से रवायत थी कि कभी नौकरी नहीं की, कभी ऐसा नहीं किया जो किया। ये हमारा एक फैमिली का एक बैकग्राउंड था, बट दैट वाज ऑल वेल। लेकिन आपको अपनी लाइफ में ये नहीं पता होता कि आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग आपको किस साइड पे लेके जा रही है। तो द लाइफ हैव मोटिवेटेड मी इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मैं समझता हूँ कि आई वाज नेवर दैट व्हाट आई एम टुडे। हाँ, ये तो है। अच्छा सर, बिजनेसमैन आप थे, ठीक, माशाल्लाह। लेकिन सर ये जो चाइना के साथ आपका एक्सपीरियंस है, ये एक तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात भी है, उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया और फिर इतने बरस आपने वहाँ पे गुजार दी, माशाल्लाह, ये सब कैसे हुआ? ये जैसे मैं कहता हूँ ना कि एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय द गॉड साइड। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया है। आई वॉज एट चाइना एक्चुअली। आई वॉज I migrated from Pakistan when I was just like a growing up baby. तो मैं पढ़ते पढ़ते आफ्टर माई ग्रेजुएशन कुछ तालीम के लिए, कुछ वैसे भी, then I moved to first I moved to Malaysia, then to Hong Kong, and then I started my business in Hong Kong. I started my personal office in Hong Kong when I was 21 years old, and that time I was already millionaire. जबरदस्त। सर आपसे तो फिर ये भी पूछना चाहिए कि कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है? उस दौरान चूंकि चाइना को बहुत बूम आ रहा था, तो हांगकांग वाज वन विंडो फॉर चाइना। दैट टाइम चाइना वाज नॉट एज ओपन। अच्छा। तो बहुत से लोग क्या थे कि वो वाया हांगकांग ट्रेड होता था चाइना के लिए। तो I was there in Hong Kong for like 10 years, but I traveled very often to Pakistan. Sometime once a month, sometime twice a month. तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वहाँ पे रुकूं, क्योंकि मेरी I had my family in Pakistan and they forced me always. Even my mother, she always wanted to see me. जाहिर सी बात। तो वो मेरा पैशन था बिजनेस, और मेरा पैशन ये था शुरू से कि एक बिजनेस सब लोग कर सकते हैं। मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा हटके हो, बड़ा हो। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, आप कभी बड़े नहीं हो सकते। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हाउ आई कैन डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। लाइक आई वॉन्टेड टू बी एन आइकॉनिक फिगर। अगर मेरे फादर ने मुझे एक बिजनेस दिया है, इफ आई नीड टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस, इसका मतलब है मैंने कोई तरक्की नहीं की है। अगर मुझे तरक्की करनी है तो आई हैव टू डू बेटर देन हिम। So this was my one objective. So I moved to Hong Kong and then I stayed there for like 10 years. सर आपने वहाँ पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया?
हमारा फैमिली बिजनेस था एक्चुअली। लोग तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उनके ज़हन में एकदम से मोबाइल फ़ोन और टीवी और ये चीज़ें आ जाती हैं, बट वी वर मोस्टली रिलेटेड टू सम टेक्नोलॉजी बिजनेस जिस पे टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। सो दिस वाज द बिजनेस वी वर ऑपरेटिंग ऑल्सो इन हांगकॉन्ग। फिर जब चाइना के विंडोज ज़रा ज़्यादा ओपन हुए और अपॉर्चुनिटीज़ चाइना में बढ़ गई, देन आई मूव टू चाइना इन 2003। अच्छा, तो चाइना भी आप बिजनेस के लिए ही गए? जी बिल्कुल। मैं उन्होंने आपको हायर कैसे किया, ये तो बताए ना, स्टोरी बताने वाली जो है। चाइनीज को ऐसे लगता था जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। चाइनीज की एक खूबी है कि वो ना लोगों पे नजर रखते हैं और हमेशा उनकी पोटेंशियल क्वालिटीज को शाइन करते हैं। वाह। सो दे ऑल्सो केम अक्रॉस टू मी, क्योंकि पहले ऐसे हुआ कि कभी अली बाबा का प्लेटफॉर्म था, तो अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे जब फॉरेनर्स को ऐसा इनवाइट किया गया, इट वाज कॉल्ड लाइक अ सैलून मीटिंग। तो उसमें जब आपने कुछ स्पीच डिलीवर करनी है या कुछ बात करनी है, तो ऑल द फॉरेनर्स ने सिलेक्टेड मी कि नहीं जी हमारे बिहाफ पे तुम जाके बात करो। तो अली बाबा वाले पहले बड़े इम्प्रेस थे कि यार दिस मैन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज और ये ही हैव अ करेज और इसके पास इतनी वोकैबुलरी है कि ये बात कर सकता है और अपना पूरा मैसेज दे सकता है। देन टाइम बाय टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती रही। फिर मुझे कभी जैसे उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज थी, वो मुझे बुला लेती थी फॉर स्पेशल लेक्चर, और दिस स्पेशल लेक्चर वाज फॉर द इकोनॉमी। और मैं उन्हें बताता था कि मैं आई एम नॉट दैट मच क्वालिफाइड, लेकिन वो कहते थे नहीं वी स्टिल नीड यू। एंड एक्चुअली मैं आप समझिए कि आई नेवर वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम दिस एरिया के जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता था आई कैन बी अ विजिटर, आई कैन be a free visitor, even though they wanted to pay me a big money, like बड़ा usual सी fee होती है कि it's like a couple of $100 for 45 minutes. तो but I refused it. I said कि this is not my area. I'm a businessman, but if someone want to learn from me, you can approach to me. You can call me. I will just come to deliver some interview and some speech for business. चले वो लोग भी इम्प्रेस होते होंगे कि इतनी ग्रेस है किसी बंदे में पाकिस्तानियों के पैसे को छोड़े हैं और सिर्फ अपनी चीज को आगे किया हुआ, फोकस रखे हुआ, जबरदस्त। अच्छा सर, अब जरा देखने वालों को ये बताएं कि क्योंकि आप गुडविल एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं, सर CPAC है क्या? मैं समझता हूँ इससे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे उन्होंने गुडविल एम्बेसडर बनाया क्यों? सर क्योंकि वो तो वैसे आपसे इम्प्रेस हो चुके हुए थे इतने सालों से। एक्चुअली उनकी कुछ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी कि जिन्हें किसी कंसल्टेंट की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आई एम नॉट दैट गुड, मुझे नहीं पता कि आपके काम का तरीकाकार क्या है। उन्होंने कहा नहीं जी वी अप्रिशिएट यू, यू कम एंड ज्वाइन विद अस। और मैंने जब उनसे उन्हें ज्वाइनिंग दी एज अ कंसल्टेंट, और इट वाज कंसल्टेंट, नॉट दैट काइंड ऑफ कंसल्टेंट, मैं लाइक अ मैनेजमेंटल कंसल्टेंट की बड़ी हायर पोस्ट थी। तो जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो कि मैंने उन्हें एडवाइस किया कि इसमें आप सपोज जैसे एक ऑरेंज ट्रेन है, मैंने वहाँ पे चंगडू में एक इसी तरह ट्रेन का प्रोजेक्ट था, तो मैंने सिंपली उन्हें एक आइडिया दिया कि आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो यू कैन एनहांस योर बिजनेस और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दे अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया तुमने, जबकि मैं समझता हूँ कि इट वॉज वेरी यूजुअल। तो उन्हें अपील कर गया, तो मुझे सर अगर चाइनीज को अपील कर गया तो कोई तो बात थी ना उसमें और हमारे पाकिस्तान के लिए कितने फख्र की बात है कि आपके जैसे काबिल लोग वहाँ पे हैं। तो देन तिएनजिन में एक प्रोजेक्ट बन रहा था। वो प्रोजेक्ट था कि एक नया सिटी, एक ऐसी एरिया बना रहे हैं वहाँ पे जिसे कहा जा रहा है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फ्री ट्रेड पोर्ट है, बहुत कुछ है। एक जैसे हमारे यहाँ पे गवादर है, इसी तरह तिएनजिन में ये डेवलप हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरनेशनल सिटी बनाना था। उस इंटरनेशनल सिटी के लिए दे हायर्ड मी एज अ कंसल्टेंट, एंड मैंने उनसे उसकी ये बात ऑन रिकॉर्ड है, प्लीज इसे हाईलाइट कीजिएगा कि मैंने उसकी फीस चार्ज नहीं की थी। सर क्यों? मैंने फीस के बदले उन्हें कहा कि क्या आप पाकिस्तान को इसमें एडवांटेज दे सकते हैं। अरे तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान कल्चर स्ट्रीट, एक पूरी स्ट्रीट एक डेवलप की कि वहां पे 47,000 स्क्वायर मीटर में दिस स्ट्रीट इज ऑलरेडी इनॉग्रेटेड, और वो उन्होंने डेवलप की। और वो मेरी प्रोफाइल
मेरी businessman के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया। और वहां पे वो पाकिस्तान की कंपनियों को, अब मैं वापस जा रहा हूँ चाइना, अच्छा। तो हम लोग वहां पे पाकिस्तान की कंपनियों को नहीं बल्कि एसोसिएशंस को इनवाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर एक्सपोर्ट एसोसिएशन, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन, कारपेट एक्सपोर्ट एसोसिएशन। सर आपने तो उनके लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। आई होप कि इस बात को एडमायर भी किया जाए, लेकिन सर डेफिनेटली करना चाहिए। आई एम नॉट एज दैट लकी। नहीं सर, जो भी मतलब लोग हैं जिम्मेदार, उनको तो समझना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए आपका। तो दिस वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। और उसके बाद दे अवॉर्डेड मी एज अ गुडविल एम्बेसडर कि तुमने पाकिस्तान के लिए। और दिस वाज आल्सो अंडर द सिल्क रूट प्लानिंग। जैसे आपका क्वेश्चन था कि सी पैक और सी पैक क्या है, और तो लोगों को मुझे समझाने में इतनी दिक्कत होती है। पाकिस्तान में शायद 10, 15, 20, आई डोंट नो, मे बी दिस फिगर कैन नॉट गो इनटू थ्री फिगर्स के 100 लोग नहीं हो सकते जो लोग सी पैक को समझते हैं, सी पैक के एडवांटेजेस को समझते हैं कि हमें इससे कैसे एडवांटेजेस लेनी है। CPEC by itself, it is a flagship project, and it is a flagship project of Belt and Road Initiative. What is a Belt and Road Initiative? Actually, this is in Silk Route Planning. और Silk Route Planning क्या है? Silk Route Planning 68 countries को cover करता है, और total volume of budget इस Silk Route Planning का this is like $1,280 billion. ये 1280 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हम समझते हैं सिर्फ सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसी चीजें बन रही हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसे आप कहेंगे कि इट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। जो बड़ा इसका पार्ट है वो अभी शुरू होना है। इसके फेजेस थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी सर कितने फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं? मैं अभी भी कहूँगा लकीली फर्स्ट फेज मुकम्मल हो चुका है, जिसको कि 2019-20 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, बट नॉट दैट मच कंप्लीटेड। अभी भी वैसे मुकम्मल नहीं हुआ कि जैसे होना चाहिए था। और आई शुड से कि चाइना गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है। आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग ऑन देयर बिहाफ, मेरी ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब सी पैक मुकम्मल होगा और इसके बेनिफिट्स जब आम लोगों तक आएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि एक मुल्क में एक खुशहाली की नई लहर आएगी इंशाल्लाह। टोटल 52 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो आइडेंटिफाइड है कि जी 52 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे। आई शुड से सॉरी अगेन कि अभी तक ओनली वन प्रोजेक्ट इज बीन इन ऑपरेशन, अदर आर इन प्रोसीजर। हम अभी तक उनको प्रोसेस में नहीं ला पाए हैं। हम अभी तक उन्हें किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं लेके आए हैं कि जहां पे हम उसको कन्वर्ट कर सकें फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ। और सी पैक का जो सेकंड फेज है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग, एंड दैट इज अबाउट बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। लाइक हम चाइनीज इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेके आए, वो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में मूव करें, और पाकिस्तान में मूव करने के बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा और हम जो एम्प्लॉयमेंट को कैटर कर पाएंगे, वो इट विल बी अ बिग एरिया। Definitely, they are eager. They are eager and they are pushing us. क्यों उन्होंने गवादर पोर्ट बनाई? काश कि ये बात लोगों को समझ आए। लेकिन सर जिस तरह की इंस्टेबिलिटी आजकल है पाकिस्तान में, तो उससे वो जरा रिलक्टेंट नहीं है? देखिए, आज आपकी जो IMF का भी बयान है वो इसी तरह का आया है। उसने कहा कि आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबल करना चाहिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान विजिट पे आए SCO कॉन्फ्रेंस के बाद, फॉरेन इंडिया से पाकिस्तान आए, और उन्होंने आके एक बात कही कि आपको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये बेसिकली आपकी इकोनॉमी को किल करता है। बिल्कुल सर, और हो चुकी है तकरीबन। और मैं ये समझता हूँ कि किसी को इस चीज को कैटर करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपके पॉलिटिकल सिनेरियो से। अदरवाइज आप कहते हैं कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, फलां चीज कंट्रोल नहीं हो रही। कैसे कंट्रोल हो सकता है?
आप जब तक आपके एक दिन ऐसी स्टेटमेंट आती है कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को शेक कर देती है, ऐसा ही है। और जब अब उससे आपको तो पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को डिजास्टर मिल रहा है। डिजास्टर मिल रहा है, बिल्कुल। और मैं इसकी फेवर में नहीं हूं। आप खूबी देखें, दुश्मन की भी खूबी हो तो उसे एडमायर करना चाहिए। मनमोहन सिंह कांग्रेस से था और उसकी 10-12 साल की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया मोदी ने। उसने उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि सर वो अपने मुल्क का भला चाहते थे ना। काश के हमारे अंदर हम ये लोग विल हो, भी, बिल्कुल, हमारे अंदर ये जो विल हो। अच्छे प्रोजेक्ट चीजें हैं उसको कंटिन्यू करें। इसी तरह चाइनीज जब भी कहते हैं कि चाइनीज एज अ नेशन, वो कहते हैं वी थिंक फॉर 100 years बट वंस वी डिसाइड वी नेवर स्टेप बैक। जबरदस्त, ये उनकी फिलॉसफी, और वो अपने टारगेट के लिए चल रहे हैं। दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे हैं तो सर अगर 2017-18 में जिस तरह से सीपैक पे काम हो रहा था, तो सर अगर उसी तरह से काम जारी रहता तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान कहां से कहां होता, ऐसा ही सर? जी डेफिनेटली। मतलब हुकूमत को जो जिस तरह से काम किया गया, रुकवा लिया गया, वो बहुत बदकिस्मती। हाँ, कुछ बदकिस्मती रही है। देखिए, अगर उसमें कुछ रिजर्वेशन थी भी गवर्नमेंट की, तो इसको इस तरीके से हाईलाइट नहीं करना चाहिए था कि आप उसको, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसे टेबल पे बैठे डिस्कस करें। बिल्कुल। उसको पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा मत पीटें, उसे हाईलाइट ना करें, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को सामने मत लेके आएं, बल्कि उसकी पॉजिटिव साइड को देखें। बिल्कुल। और किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, बहुत सारी खामी हो सकती हैं। एक एस्टिमेशन है कि अगर सीपैक जब पाकिस्तान में फुली एक्टिव हो जाएगा तो इट विल जनरेट अबाउट 0.7 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली। ये सर मैंने पूछना था कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अगर इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है डायरेक्टली, तो आप ये याद रखिएगा कि इकोनॉमी कहती है कि 1 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज जनरेट 4 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जब शुरू होती है, वो हवा चलेगी, तो एवरीबॉडी विल गेट अ बेनिफिट फॉर दैट इंशाल्लाह। और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आज अगर मैं समझता हूँ कि मुझे आई एम आल्सो रिलेटेड टू सम ट्रेड बॉडीज, आई नीड टू गो देयर, मैं उनके से बात करता हूँ, somehow they are very eager to know about CPAC, वो जानना चाहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई वर्कशॉप्स, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आप लोगों को ये बता सके कि इसका आम आदमी को फायदा कब होगा और कैसे होगा और कितना होगा। सर जो सवाल वैसे मैंने लिखे, आप वो खुद ही अपने जवाब पहले दे रहे हैं। मैंने बिल्कुल ये पूछना था कि आम आदमी को क्या क्या फायदे होंगे और कब तक हम उम्मीद रखें कि हमें इसके फायदे हासिल होंगे। देखिए, लोग ये कहते हैं, मेरी बहुत सी जगह पे बात होती है कि वो कहते हैं जी कि इट्स प्रोजेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक डेब्ट है, ये एक डेब्ट ट्रैप है, ये एक लोन है। किसी ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आपने ये लोन को पे बैक कैसे करना है। चाइना गवर्नमेंट ने आपको एक पूरा फॉर्मूला दिया है, एक नेगोशिएशन है वहां पर सिल्क रूट प्लानिंग में। Because how I know it, because I was also a small part of that portion when it was being decided. तो चाइना गवर्नमेंट ने आपको ये बिल्कुल ऐसा लोन नहीं दिया कि जो कि डेब्ट ट्रैप है या ऐसी कोई बात है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और जब भी किसी मुल्क में अगर आप समझते हैं कि अगर उसमें कोई डेब्ट ट्रैप है या कुछ ऐसी चीज है या उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको पता चलता है कि एक बैंक है, इट्स गोना बी बैंकरप्टेड, तो आप पहला काम क्या करेंगे, उसमें से अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे। जबकि चाइना ने आपको नया प्रोजेक्ट जो काशगर से गवादर तक का जो ट्रेन प्रोजेक्ट जो उन्होंने आपके साथ, they are going to sign it and they have announced already that is for $58 billion. This is one of the most mega project ever done in Pakistan. So what we need to see, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन्हें उस तरह वेलकम कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो दिस इज नॉट ओनली अप टू काशगर से
इली एक प्लेस है इली जो काजाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां तक ये रोड आगे जा चुका है, उज्बेकिस्तान तक जा चुका है। आपने लैंडलॉक कंट्रीज, डबल लैंडलॉक कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आपने उनको ताजिकिस्तान, यू हैव टू प्रोवाइड देम एन एक्सेस। जब आप उनके साथ ट्रेड और वो गवादर पोर्ट को यूज करना शुरू करेंगे तो यू कैन सी व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये तो वाकई गेम चेंजर साबित होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस गेम चेंजर को हमें कैसे एक्सिक्यूट करना है, हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है। मेरा ख्याल है सर यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं। इस सवाल का जवाब कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये हम आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान आमिर अली साहब मौजूद हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें से एग्जीक्यूशन की। सर ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी? हमें उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक वी नीड टू मेक सम टेक्निकल फोर्स। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे होगी तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। हमें उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज शुरू करवाने चाहिए डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कैटेगरीज में। इवन एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक वेल्डर है, उसको ही शुड हैव सम टेक्निकल नॉलेज और उसको कुछ ना कुछ उसके टेक्निकल कोर्सेज होने चाहिए। फिर शॉर्ट कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, हमें उसमें भी डिप्लोमास करवाने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें सामने लानी चाहिए। फिर लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ बिग बैरियर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, सो वी शुड कम अप विद सम लैंग्वेज कोर्सेज एज वेल। हमें कल्चरल डिफरेंस मैं नहीं मानता कि हमारा और चाइना का कल्चरल डिफरेंस नहीं है। ये बात मैं आई कैन प्रूव इट, बट लैंग्वेजिस्टिक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हमें जो करना है वो इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क फोर्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि जब हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री को ज़रूरत हो तो हम उन्हें स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करें। अच्छा सर, इस वक्त भी हम देखते हैं कि सी पैक में चाइनीज़ लेबर ज़्यादा लगी हुई है। एक तो ये मुझे बताएगा कि पाकिस्तानी लेबर की तादाद कितनी है, और जैसे कि आपने कहा कि ये स्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत है, तो सर क्या ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमारे गवर्नमेंट ने नहीं सोचा था कि उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, तो उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया? सेकेंड फेज में जो काम नहीं हुआ वो क्या काम था? वो यही काम तो नहीं हुआ। ये तो 2018 से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे स्किल्ड लेबर की जरूरत है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। हुकूमत क्यों नहीं सीरियस ले रही है? कि फिर आप चाइना के ब्याह पे तो बोलते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ब्याह पे कुछ कहना चाहेंगे? आप इनको एडवाइस नहीं करते? ये एडवाइस कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी ये एडवाइस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि यू मे नो बेटर देन मी। कोई बात इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें तो थी। हमारा 2023 में जो सेकंड फेज शुरू होना था दैट इज बीन डिलेड, वो अब शायद 2025 तक चला गया है। हमने जो इसमें कामयाबियाँ करनी थी, जैसे एक हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था धाबेजी एंड रशिया की प्रोजेक्ट। हमने धाबेजी और रशिया की प्रोजेक्ट अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया है। हमने आज तक उसके बेसिक सॉल्यूशंस को एड्रेस ही नहीं किया है। तो आप इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आई डोंट नो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। और फिर जब भी आप किसी एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करते हैं तो यू हैव टू सी के व्हाट आर द लोकल रिसोर्सेज, और लोकल रिसोर्सेज को आपने डेवलप करना होता है। सबसे ज्यादा आपके लोकल्स को फायदा होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट है, जब तक आप लोकल्स को फायदा नहीं देंगे वो प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो एनीवे दिस इज अ लॉन्ग डिबेट। और सर ये जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, ये लोग सर सही तरह से अवेयर हैं इसकी अहमियत से? मैं चूंकि आई एम ऑल्सो हेडिंग अ सीपैक कमेटी इन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा फेडरेशन में भी मेरा जाना होता है। तो इससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन को अगर एड्रेस कर पाऊं तो वो प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए। जी सर। आपका क्वेश्चन था कि चाइनीज यहाँ पे अपनी लेबर लेके आ रहे हैं। हाँ जी। जब ये सवाल मैं चाइना की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पूछता हूँ तो उनमें से एक लड़की ने बाकायदा अपने बाल नोचने शुरू कर दिए थे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप चाइना की लेबर को क्या समझते हैं? अगर चाइनीज की पर एनम इनकम इस वक्त $15,000 है,
आपकी सिर्फ $1500 है। आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं चाइना से लेबर लाके पाकिस्तान में उन्हें अकोमोडेट करने का? कर नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। टेक्निकली इट इज इम्पॉसिबल। और चाइनीज बिल्कुल नहीं लाना चाहते वो यहाँ पे अपनी लेबर। उन्हें अपना एक आम वर्कर पाकिस्तान में लाके उसको अकोमोडेट करके उसको फैसिलिटेट करके $1600 का कॉस्ट करता है। वो तो चाहते हैं कि आप यहाँ पे लोकल वर्कर अपने लोकल वर्कर्स को ट्रेन करें और उनको आप इस स्किल में लेके आए, बिकॉज ये कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, इट इज अ बिजनेस प्रोजेक्ट। दोनों और बिजनेस प्रोजेक्ट में बिजनेस प्रपोजल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने सगे भाई को जॉब नहीं दूंगा इफ इट इज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट। बिल्कुल सही। मैं उसको जॉब दूंगा, मैं अपने भाई को हेल्प कर दूंगा, लेकिन मैं उसे कहूंगा इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस फील्ड, इफ फॉर दिस पोस्ट, आई विल नॉट अवॉर्ड यू एज अ जनरल मैनेजर और वॉट एवर, क्योंकि तुम मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय कर दोगे। अल्लाह माफी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो एंड सेकेंडली, अब मैं आपके उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्वेश्चंस के को एड्रेस करता हूँ कि somehow मैं अपनी जो मेरी मंथली एक मीटिंग होती है, आई ट्राई टू एजुकेट द पीपल। मैं उन्हें बताना, मेंबर्स को भी बताना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसका आपका फ़ायदा आम आदमी को कैसे होगा। B2B बिजनेस क्या है, B2C बिजनेस क्या है, बट कुछ लोग तो हैं मतलब, लेकिन बहुत से लोगों को अभी इसका वैसे नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा सा ज़रा हम्बल रहना चाहता हूँ अपना ये रिप्लाई करते हुए। तो इफ़ दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, व्हाई डोंट दे स्टेप अप? वो मुझे कहें कि हमें बताओ, हमें वर्कशॉप्स करो, हमें इसकी लेक्चर्स दें। बिल्कुल, इस पे लेक्चर। अब मैं चाइना में बीजिंग यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स थे, छिंगवा यूनिवर्सिटी में, जो छिंगवा यूनिवर्सिटी इज रैंक नंबर 5 इन द वर्ल्ड, जहां पे मेरी इकोनॉमी के लेक्चर के लिए मुझे बुलाया जाता था, मुझे बेल्ट एंड रोड के लेक्चर के लिए बुलाया जाता था, बीजिंग यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था, ग्वांगियन यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था कि आप आएँ, आप आके हमें बताएं, आप हमें इकोनॉमी के बारे में बताएं, आप हमें हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, इनको इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशंस के बारे में बताएं कि इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशंस क्या होती है। दिस वाज अ वास्ट एरिया। बिल्कुल सर, ये वास्ट एरिया। अच्छा सर, ये क्योंकि ऐसे ज़रा मैं लोगों के थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए चाह रही हूँ। अभी से ब्रेक्स में आप बता रहे थे कि आज़म सलीम बाजवा साहब का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा, मैं चाहूँगी ज़रा वो तो आप शेयर करें। जनरल आसिम बाजवा बड़ी मतलब when CPEC authority was established, he was good to work on that. तो मेरी उनसे प्रैक्टिकली 3 मुलाकातें हुई। तो पहली मुलाकात में मुझे कहते हैं, आमिर मुझे बताओ तुम्हारी एजुकेशन क्या है। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कहा सर आई एम सिंपल ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। तो मुझे कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कहा नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स ही आस्क्ड मी अगेन द सेम क्वेश्चन। और मेरी उन 3 मुलाकातों में ये क्वेश्चन, क्यूरियस क्यों थे? ये क्वेश्चन उन्होंने हर दफा रिपीट किया कि नहीं तुम सच नहीं बताते। मैं कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, और मुझे अगर झूठ बोलना होता तो मैं आपको कुछ इसका प्रवोक्ड रिप्लाई करता। मैंने आपको बड़ा सिंपल रिप्लाई किया। तो एक्चुअली ये था कि जब मैं पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करके, तो द फर्स्ट कंट्री आई स्टेप्ड आउट वाज सिंगापुर। तो पढ़ने का एक बड़ा मेरे अंदर ना एक जज्बा था। तो मैंने सिंगापुर यूनिवर्सिटी में कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए जाना शुरू कर दिया, इवन फॉर वेरी शॉर्ट कोर्सेज, कोई वर्कशॉप्स के लिए। देन एट मलेशिया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया थी पिथालंगजा में, वहाँ पे मेरा आना जाना हुआ। वहाँ पे भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं कुछ सीखूं। एंड द सेम व्हेन आई मूव टू हांगकांग, देन इन कॉलोन यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ सीखता था। और फिर जब मैं चाइना भी गया, तो मैंने अपने लर्निंग प्रोसीजर को कभी ये नहीं समझा कि आई हैव लर्नड इट। वी आर ऑलवेज स्टूडेंट। जबरदस्त, बिल्कुल सर। अगर इंसान ये समझ ले तो फिर वो खत्म हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर चाइना इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्या चाइना के फायदे हैं जो चाइना पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सर, पाकिस्तान चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसका रिप्लाई करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। बल्कि अगर कोई मुझसे ये सीखना चाहे, पूछना चाहे, तो मैं तो पूरा चार्ट बना कर उन्हें बताऊंगा। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी उनके ईस्टर्न प्रोविंसेस में है।
उनके 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि उनकी टोटल उनकी लैंड का ऑलमोस्ट 80% है, वहां पे उनकी पॉपुलेशन 18% है, 18। So China decided to develop its western provinces और 12 western provinces जिनकी लैंड बहुत बड़ी है। अब आप सिंकियांग को देख लें तो वो पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा है, इनर मंगोलिया पाकिस्तान से शायद 2 गुना बड़ा है, तिब्बत भी शायद पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। तो वो लैंड जो कि बहुत थी और रिसोर्सेज कम थे, तो चाइना गवर्नमेंट ने अब अपने ईस्टर्न एरिया उनका बहुत डेवलप हो चुका है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया इन द वर्ल्ड। तो अब वो चाहते हैं कि वो हम अपने वेस्टर्न साइड को प्रमोट करें, और उसके लिए उन्हें 2 चीजें चाहिए थी। पोर्ट नियरेस्ट पोर्ट इज गवादर, व्हिच इज द नेचुरल डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट नेचुरल डीप सी पोस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर उसके साथ चाइना गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट प्लानिंग का जो हिस्सा था, जहां से मैं इस प्रोजेक्ट को जानता हूं और जहां से मैं इनके साथ शामिल हुआ। तो चाइना ने, उनका सिचुआन एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल है चंगडू। चंगडू को अपना सेकंड कैपिटल डिक्लेयर करके उन्होंने 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस को सबको सेंट्रलाइज कर दिया चंगडू से, और चंगडू से उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो शुरू किया, उसका कई वेन्यूज बने उसके, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, एंड सेम कमिंग टुवर्ड्स द साउथ, वो पाकिस्तान के साथ। तो चाइना ने ये कहा कि हम अपनी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि हमारी ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ सब आबाद है, और तमाम हमारा सेंट्रल चाइना और वेस्टर्न चाइना ऑलमोस्ट बैरन है, तो व्हाई डोंट वी डेवलप दिस एरिया जिसका पूरे लोकल्स को एक फायदा हो। तो इट वाज अ मैसिव प्रोजेक्ट एक्चुअली, सो दैट इज व्हाई दे नीड गवादर पोर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। और अक्सर लोग, मैं, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे मिक्सअप करते हैं कि जी वो ईरान से ले लेगा जी, उनको तो ये भी नहीं कहना आता कि वो चार बहार पोर्ट, एक्चुअली चार बहार वर्ड ही नहीं है, चाह बहार वर्ड है, एग्जैक्टली चाह बहार पोर्ट को जी वो ले लेगा। अब जब मैं उन्हें रिप्लाई करता हूं कि चाह बहार पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल डीप सी पोर्ट, जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो शिप लग सकता है वो 14,000 टन का है, और गवादर में जो शिप लग सकता है वो 1,20,000 टन का मदर शिप पोर्ट हो सकता है वहां पे। आप कैसे समझते हैं? एंड चाह बहार पोर्ट इज अ वाटर चैनल, इट इज नॉट अ नेचुरल डीप सी पोर्ट। So गवादर इज स्ट्रेटेजिक। तो होता नहीं है लोगों को, लेकिन बातें कितनी कितनी कर लेते हैं। मैं शक बहुत है। देखिए, वो जर्नलिस्ट जो बहुत मशहूर हैं, जिनका काम जो पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं, जब मैं उन्हें देखता हूं कि वो एक फलसफा बयान कर रहे होते हैं सी पैक के ऊपर, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। मैं सोचता हूं कि इफ यू डोंट नो दिस एरिया यू शुड नॉट टच इट। आप अपना एरिया देखिए, एक जर्नलिस्ट का अपना एरिया है, बिल्कुल, तो वो उसी एरिया में रहना चाहिए, उसी डोमेन में रहना चाहिए जहां पे उसको नॉलेज है। और फिर भी चले सर, आप सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन अपना तज्जिया नहीं उस पे देना चाहिए एटलीस्ट। सवाल चले, आप गेस्ट कोई अगर है, जैसे आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं खुद से उस पे एक्सपर्ट ओपिनियंस, वो एक डिफरेंट फील्ड है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं बनती। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सी पैक को चाइना गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली, ये मेरा वर्ड बड़ा कीमती है, स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जब ये कहा जाता था कि सी पैक पाकिस्तान के बका की जमानत है। आप आज देखें कि इंडियन सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है इस वक्त कि दुनिया की वर्ल्ड वॉर 3 पाकिस्तानी कश्मीर की वजह से होगी। ये मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो एक ट्रेंड चल रहा है, और क्यों चल रहा है। देखिए, काशगर से ये जो लाइन चल रही है, इट इज क्रॉसिंग ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान टू पाकिस्तान। So, इंडिया को इसलिए इतनी ज्यादा तकलीफ है? इंडिया को इसी वजह से तो तकलीफ है। इंडिया कंसिडर दैट पाकिस्तान का जो कश्मीर है, नहीं जी ये तो हमारा इलाका है, हम कहते हैं जो तुम्हारे पास कश्मीर है ये हमारा है। तो इंडिया को इतनी बड़ी जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी चाइना की, पाकिस्तान में चाइना का स्टेक होगा, विच इज ऑलरेडी गोइंग टू बी मोर देन $100 billion इन टोटल, लाइक $150 billion इट विल बी, और ये बढ़नी है।
उधर तक नहीं जाएंगे, इट इज नॉट अ स्टॉप। बिल्कुल। तो जब आपके पास इतना बड़ा स्टेक होगा चाइना का पाकिस्तान के साथ, और चाइना की डिपेंडेंसी होगी, जैसे कि चाइना समझता है कि उसके जो वेस्टर्न प्रोविंसेस से जो ट्रेड शुरू होगी, इट विल बी लाइक $1.2 बिलियन 1.2 बिलियन कंटेनर्स एनुअली जो ग्वादर पोर्ट से हैंडल होंगे। तो चाइना का इतना बड़ा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो जाएगा कि चाइना पाकिस्तान को किसी भी सूरत में ना बैंक्रप्सी की तरफ जाने देगा, ना आईएमएफ के पास गिरवी होने देगा, ना कुछ और होने देगा, और पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिकली खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की बातें सुन के। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि आपका बहुत टाइम चाइना में गुजरा है, तो सर हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम तो चाइना और चाइना की अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। सर क्या चाइना और चाइना के अवाम भी पाकिस्तानियों से मोहब्बत करती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। और जब मैं इसको रिप्लाई करता हूँ तो मुझे थोड़ा चाइनीज में बताना पड़ेगा, देन आई विल ट्रांसलेट टू यू। कि जब भी आप टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, निसनालीदा, यू आर फ्रॉम वेयर? हम उसे कहते हैं वैसे पाकिस्तान दा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा। द फर्स्ट वर्ड ही स्पीक शुंती मीन्स मेरा दिल से भाई। और नेक्स्ट वर्ड उसका होता है कि थिकामन, क्योंकि वो अपने चेयरमैन शी जिनपिंग को फॉलो करते हैं। जब चेयरमैन शी जिनपिंग पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो स्पीच की उसने कहा कि चाइना एंड पाकिस्तान आर थिकामन, मींस दे आर मेड विद द आयरन। इसको आप इसे कह सकते हैं ट्रांसलेशन कि हम फौलाद से बने हुए एक दूसरे के भाई हैं, हम इतने करीबी हैं। और ओनली देयर इज वन विंडो फॉर चाइना, फॉर द वर्ल्ड, कि जिसको चाइना बहुत क्लोजली देखता है, एंड दैट इज पाकिस्तान। और आप ये समझे कि पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट में शायद पूरा चाइना जितना प्यार, मैं समझता हूँ कोई नेशन पूरी दुनिया में अगर मैंने नहीं देखी जो पाकिस्तान से इतना प्यार करती हो जितना एक चाइनीज करता है, भले वो किसी शहर में रहता है या गांव में रहता है। दे नो पाकिस्तान। और बल्कि उनके जो उनकी जो ओल्डर जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उन्हें तो ये तक पता है, वो आज भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि हाउ हेनरी किसिंजर came to China and came to Pakistan, then migrated to China. मतलब he visited China और silently, and then Pakistan helped China to become the member of UN. और वो इन एहसानों को they are a nation. वो आप उनके साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो उसे कभी भूलते नहीं है, याद रखते हैं, उसे याद रखते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है कि 80s की बात थी कि अगर कोई पाकिस्तानी, शायद ही कोई चाइनीज होती थी लड़की, कि वो किसी पाकिस्तानी से शादी करके पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। सर ये सच बात है? ये बात सच है, और बड़े अरसे तक पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान चाइना के लिए एक विंडो रहा है। जब चाइना में कम्युनिस्ट सिचुएशन बहुत टाइट थी, चाइना पूरी दुनिया के लिए खुला नहीं था इन 60s एंड 70s, तो पाकिस्तान वाज वन विंडो फॉर चाइना फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सर, तो वो लोग जो चाइनीज हैं जब किसी पाकिस्तानी को देखते हैं तो वो फंगियाओ मींस फ्रेंड, दोस्त। हाँ, तो वो यही कहते हैं। ये मैंने सुना हमेशा। हमें आप जब भी चाइनीज से मिलेंगे, पंग्याओ से ऊपर है शुंती से ऊपर है थिगामन। हाँ, जो आपने बताया। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली द चाइनीज दे ऑलवेज कॉल अस द पंग्याओ शुंती। सर आप चाइनीज में फ्लुएंट हैं, आप बोल लेते हैं? मैं समझता हूँ इट्स ओके, आई मीन नॉट एज गुड हो जाता है जी। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल मुझे ये भी पूछना है कि सर हम अक्सर देखते हैं आजकल ममालिक को कि वो चाइनीज करेंसी या दीगर जो ममालिक की करेंसीज हैं उनके साथ मुंसलिक हो रहे हैं। सर क्या हमारे लिए भी पॉसिबल है कि हम डॉलर से डिस्कनेक्ट हो जाएं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। और चंद दिन पहले मुझे एक चैनल ने बुलाया था जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडिया में। मैं दुख से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये पता ही नहीं था कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या था। शंघाई कॉन्फ्रेंस का मोटिव था टू ट्रेड इन योर लोकल करेंसी। हमने उस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि ये टू ट्रेड इन योर लोकल करेंसी है क्या। तो डेफिनेटली इसका एक जवाब तो ये है कि अब इस वक्त चाइना का यूनियन पे और रशिया का मीर, ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। ये इसी तरह ही है जैसे आपका
वीज़ा है या मास्टर है या ये पेमेंट का सिस्टम है पूरी दुनिया का, जो कि तो अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है कि जिसको ये होल्ड करेंगे। और जैसे ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, शंघाई इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है सीओ, तो इसमें आप ये देखेंगे एससीओ में ऑलमोस्ट 37% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है जो कि इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से रिलेट कर रही है, और शायद मोर देन 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो इनसे रिलेट कर रही है। तो हमें इन चीज़ों को बड़े वाइडर एंगल में देखने की जरूरत है। सर चाइना हमें और क्या क्या फेवर दे सकते हैं? चाइनीज जो है ना वो अपनी फिलॉसफी के साथ रहते हैं, और उनकी फिलॉसफी एक है कि चाइनीज कहते हैं कि इफ यू वांट टू हेल्प योर ब्रदर डोंट कैच अ फिश फॉर हिम, हेल्प हिम टू लर्न हाउ टू कैच अ फिश। जबरदस्त, आप उससे ये सिखाओ कि वो फिश पकड़ कैसे सकते हैं। बिल्कुल। चाइनीज डेफिनेटली, हम हमेशा कहते हैं कि जी चाइना यहाँ पे आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्यों फकीरों वाला मुंह बनाते हैं हम क्यों ये कहते हैं चाइना यहाँ पे क्या लेके आ रहा है? चाइना यहाँ पे लेके आ रहा है स्किल है, पैसे हैं, उनसे सीख लो, फायदा उठाएं, बिल्कुल उनसे फायदा उठा लो। तो हम लोग हमेशा मोस्टली जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एक जो वो एक ट्रेंड है कि सिर्फ ये चीज मांगने वाला क्यों नहीं खत्म होता। तो चाइनीज इस फिलॉसफी पे हैं, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू help them to catch a fish, to learn them catch a fish। तो वो definitely they want to help us, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम वो मदद करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ बस कि पाकिस्तान लोगों को एजुकेट किया जा रहा, और इतना मनफी प्रोपेगेंडा है सीपैक के बारे में, इतना मनफी प्रोपेगेंडा। मुझे ये बताइए, ये हमारा जो ग्वादर एयरपोर्ट है ये सितंबर में फंक्शनल हो रहा है, हमारी पोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, तो क्या चाइना ये शोल्डर पे उठा के वापस ले जाएगा चाइना पे? ये तो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और इसका फॉर्मेट क्या है, पेमेंट फॉर्मेट क्या है? चाइना गवर्नमेंट आपको कह रहा है कि हम एनुअली इतनी फ्लाइट चलाएंगे जिससे इतना फ्रेट आएगा, इतने पैसेंजर आएंगे, इन पैसेंजर से हम इतने पैसे रीइंबर्स करेंगे, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन फी, और हम 16-18 साल में ये पैसे पूरे कर लेंगे। एयरपोर्ट आपका है, वो कोई उठा के इसे शंघाई ले जाएंगे कि जी हम। तो पीपल्स नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे इतना मनफी प्रोपेगेंडा और हर तरफ से, और खास तौर पे हमारा एक बॉर्डर कंट्री जिसे मैं तो नाम लेके कह सकता हूं कि ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया बैठा है, दे नेवर वांट अस टू बी पार्ट ऑफ दिस सीपैक। और जिस तरीके से पाकिस्तान अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में चला जाएगा, ये फिर नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। हम लोग इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एक कंट्रीज के रूप में सामने आना शुरू हो जाएंगे सबसे बढ़कर। और ये इंडस्ट्री कोई एक दिन में नहीं लगती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, कंसिस्टेंसी होती है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। वैसे तो इतनी सारी बातें थी कि प्रोग्राम का वक्त कम है, लिमिटेड है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि सीपैक के काफ़ी सारे पहलुओं को टच किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।